ए बुढ़िया चुप रहिए अब। पागल है आपको आज पता चला? कोची देख रहे हैं पीछे? पीछे कोची देख रहे थे? हाँ अरे हमको हंसाना इतना आसान नहीं है। अच्छा हम हंसा के दिखाइए। यहाँ स्माइल पे नहीं जाना है, हमको हंसा के दिखा दीजिए। ये हंसना नहीं होता, हंसना मतलब होता है हा 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 हा। शुरू करें? बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास समय फालतू ही नहीं बोलिए। ऐसा भी नहीं बोला जैसे हंसिए ना है। मजाक कहीं ना से ऐसा होना चाहिए कम से कम आदमी हंसे। हंस ये नहीं आ रहा है, झूठ तो फालतू बोलती है। क्या सब ठीक ठाक है ना? एकदम हैंडसम बन के आए हैं, क्या बात? बर्थडे उड्डे है क्या? यस सर। बर्थडे है सही में? ओह माय गॉड, तो बताया क्या है नहीं थी पहले? आज स्कूल भी नहीं गए थे इसलिए। अच्छा बर्थडे का नहीं स्कूल नहीं गए? वाह। पापा बोले ना कि काहे नहीं स्कूल जाता कि दोस्त मारेगा। दोस्त मारेगा? बर्थडे तो दोस्त मारेगा का है? और विश न करेगा जी तो बर्थडे है तो बेड से मारेगा? ये कौन सा ऐसा होता है बर्थडे विश? मतलब बर्थडे है तो बेल्ट से मारेंगे? काहे पैदा हुआ आज? नहीं ये सब बर्थडे मनाएंगे जी। मैंने देखिए 10वां 11th क्लास तक तो बर्थडे कब होता है हम लोग को पता नहीं था। हमको बर्थडे का मालूम चला है तब हम जब इंटर में आए हैं, 12th क्लास में थे। क्या बोले? हाँ सही बात है। मतलब बर्थडे मालूम था, आसपास का लोग मनाता था, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि मेरा भी बर्थडे आता है। कोई बताइए नहीं किया मैंने हमको, कोई बताया नहीं कि मेरा भी बर्थडे आता है। देखिए वो बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भरोसा मत रहिएगा कि पीछे वाला या आजू बाजू वाला आपको बचा देगा। इसलिए भावना में बहकना नहीं है। जब वो लोग मजाक करे चुटकुला करे तो उसके साथ नहीं हो लेना है, क्योंकि फंसिएगा तो कोई बचाएगा नहीं, ठीक है ना? इसलिए बढ़ना है अपने समझदारी के साथ में। कोई दिक्कत? चलिए हैप्पी बर्थडे। कोई विश किया कि नहीं किया अभी तक आपने? वो थोड़ा सा शर्माते हैं अभी, उस टाइप के लड़के हैं। क्यों यहाँ कौन मारेगा? हैप्पी बर्थडे कोई बोलता है तो समझ में आता है क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? हाँ तो बोल के बताइए, अच्छे से बोल के बताइए। 31 बोलिए। हम सर न हैं, थैंक यू सर बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए हाँ बढ़िया से। जब भी कोई विश करे, कोई अच्छा कोई भी आपको हेल्प करे, मान लीजिए आपको कोई पेन ही दे दिया, तो उस चीज़ के लिए आप अगर इस तरीके से कहते हैं ना तो ये अच्छी चीज़ें हैं। कोई आपको मदद करे थोड़ा सा भी, जनरली बिहार बोर्ड के बच्चों में उतना नहीं होता ये सब चीज़ें, लोग शर्माता है, ठीक है, बहुत झिझक होता है। अब अपना मत सोच लेंगे हम तो नहीं शर्माते हैं, सबकी बात कर रहे हैं। बहुत ऐसे जो है ना जो गरीब घर से आते हैं, जिनको बहुत जिसका माहौल वैसा नहीं होता है, गांव में जाइएगा तो उसको कुछ कर देगा तो मुस्कुरा जाएगा, खाली वो शर्माएगा कुछ भी बोलने में। हम खुद वैसे ही थे, ठीक है, इसलिए भावनाओं को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा, अलग अलग माहौल में जाइएगा, तो उस तरीके से अपने आप को नहीं चेंज कीजिएगा ना, तो लोग आपके बारे में गलत सोच लेगा कि इसमें संस्कार नाम का चीज़ नहीं है ना? लोग इसको मदद कर रहा है और बदले में इसको एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता है, ठीक है? तो इसको बोलना सीखना है,
ऐसा नहीं, ये नहीं समझेगा कि आप शर्माते हैं या कहाँ घर से आते हैं, वो सब नहीं समझेगा। वो कौन समझेगा? जो आपके माहौल में पला बढ़ा है, जैसे हम समझ गए। लेकिन जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है, जिसको पैसा वैसा का कभी दिक्कत नहीं रहा है, ठीक है, वो हमेशा अच्छे घर से रहा है, क्या वो कभी समझेगा? कभी नहीं समझेगा। वो कभी समझ ही नहीं सकता है। जिसने कभी दुख तकलीफ दर्द देख भी नहीं किया, वो क्या आपका दर्द समझेगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। आई सब बोलने वाले में शर्माना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बर्थडे भाई बहुत स्पेशल दिन होता है। अभी आप लोग के लिए, आप लोग का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा है? कौन सा वाला दिन? सर रोने लगी। नींद आ रहा तो सो जाता है। आधे घंटे कुछ नींद वींद कुछ नहीं करना है। आधा घंटा नहीं सर, 1.5 घंटा। नहीं नहीं, एक घंटा चलिए, आधा 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। 15 मिनट। अब ज़्यादा नहीं, ठीक है। सर बढ़ा रहा, वही लोग खाना समझ गया ना बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ? रोने लगे आप मारे तो। हाँ जी। ओह माय गॉड। ओहो। हाँ, चलिए देखिए शुरू करते हैं पढ़ाई के बाद। बैगवा भर जाएगा, देखिए बैगवा भर जाएगा। बैग में कॉपी किताब भरना है, बैगवा पूरा भीगैले है। बरसात का मौसम है, सुखवा नहीं करेगा। ये वो बाल्टी बोला, दीदी जी बोला उसमें भर जाएगा, पानी पिएगा। हाँ वो वाला दे दीजिए, गलन में भर जाएगा। अरे पीने में काम देगा, समुद्र का पानी कह देंगे सबको बाहर वाला को पिला देंगे। हाँ कहेंगे ना ये समंदर का पानी है। रुकिए रुकिए, सर खोलिए ना तो। अंदर से डालिए। लो पढ़ो इसमें। भरी 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 इधर डालिए, इधर रखिए, बगल में रखिए। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं पढ़ाई। जब तक लास्ट तक भर जाएगा, वो भर जाएगा तो पिया जाएगा, सबको टेस्ट करवाएंगे और कहेंगे कि समुद्र का पानी है। नहीं पीता है? तो देखिए पहले हम 7 क्लास का जो बचा हुआ है ये आदमी की जगह लेते ना, ठीक है भरेगा वो। अभी उनको चाहिए होगा, वो अपना हाथ गीला कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। पूछ हाथवा से थोड़ा पूछ पाछ करेंगे, थोड़ा मुँह वगैरह भरना ही जी, भरेगा। अभी देखते हैं, अभी कम से कम आधा घंटा 2 घंटा तक अभी चाहे बहेगा। छू दिए आप, बताइए। क्या है उसमें? धूल है। धूल है तो क्या दिक्कत है? अरे हाँ जी, छू दिए अरे हमारा हाथों में लग गया है। हाथों कड़ाई कोई बात नहीं, अपने देश का मिट्टी, अपने देश का मिट्टी है, टेंशन नहीं लेना है। मिट्टी काला नहीं होता है। काला मिट्टी नहीं होता है। होता है लेकिन ये वाला नहीं ना है, ये गोरा गोरा मिट्टी है। घोड़ा कहाँ है? अरे चश्मा लगाइए तो पता चलेगा। घोड़ा है। क्या तो मिट्टी गोरा नहीं दिखाई दे रहा है? आपका हाथ काला देखा बोल रहे थे क्या आपका हाथ तो ये वाला तो गोरे ना होता है जी, कितना काला रहे। और आपसे तो यहो नहीं है, तो हम क्या करें। जानते हैं गोरा हो गया तो बड़ी घमंड कर रहे हैं अपने आप। रुकिए ना, 4 दिन में आप लोग का गोरापन जाएगा, मतलब गोरापन नहीं जाएगा जी। आप भुला गए? इसका मतलब आप यूज करते हैं सर? नहीं जी, कल लेके आएंगे हम। यूज करेंगे तो दिखेगा नहीं, ऐसे करेंगे तो लगेगा नहीं। महक रहा है। भाग रहा है सर पता भी चल रहा है। ये कुछ तो बोलते रहते हैं, क्या तो पता चल रहा है। हाँ यहाँ पर लगा दिया। क्या लगा हुआ? हाँ तब अपडेट हो गया चलिए देखिए 7 क्लास वाला को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। पहले 7 क्लास को पीटेंगे। वो जानते हो पिटाई के चलते नहीं आए हैं, कि जाएंगे तो नम्मा पूछल जाएगा, नम्मा के मतलब पूछे ला बोले हैं नहीं बताएंगे तो पिटाई हो जाएगा। आप ही बताइए सबसे पहले,
उर का मतलब क्या था? किसानों का था। वाह, बता दिए जी तो। ठीक है। बैठिए बैठिए, आप बताइए। आप बताइए नाडू का मतलब। बता। किसानों का जमीन। जियो एक छड़ी। बैठिए, आप बताइए नाडू का ही मतलब आप बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरा भी छड़ी। बैठिए, आप बताइए नाडू का मतलब। किसान गांव का समूह। हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। गांव का समूह। अब दोनों तो लग गए, लटक गए तब तो। हमको नहीं याद है ना। तो इन लोग को कौन सा अब बताया गया था? किसी को नोट्स दिए हैं? ऐसे थोड़ी पता है। अब जिससे जो पूछा गया वो बोलना चाहिए। ए, इधर रखो। असर नहीं इधर रखो। अरे काला का सर मान लो। प्याज नहीं ना खा के आए। नहीं, प्याज नहीं आजकल खा रहे हैं। ऐसे कुछ समझ लो। आजकल हम खिचड़ी पे जीवन को काट रहे हैं। जानते हैं, पिछले 6-7 दिन से खाली खिचड़ी खा रहे हैं कुछ बोल रहे हैं। टाइम बचाने के लिए। और क्या सर? हाँ, भर गया जी। हाँ, उसको जो है ना घर आप लोग लेके जा सकते हैं और अपना अपना घर लेके जाइएगा, और जो मोहल्ला में टेढ़ टाढ़ आदमी रहेगा ना जिससे आप खिसियाते हैं, उसको ले जाके पिला दीजिएगा। कहीं देखिए समुंदर का पानी है। ठीक है, देखिए जल्दी से इसको जल्दी से 10 मिनट में ख़त्म करते हैं, फिर आप लोग का कृषि वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, कृषि वाला तो 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा, लगभग 5 मिनट के आसपास लगेगा। इसको देख लेते हैं फटाफट। शुरू करें। आप लोग का 7 क्लास का चैप्टर चल रहा था दूसरा वाला, राजा और राज्य और उनके राज्य, है ना, राजा और उनके राज्य, ये चैप्टर चल रहा था। इसमें देख लिए थे कि राजाओं में क्या राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ था। सामंत था, सामंत जो है अपने आप को मजबूत करके एक अलग राज्य बना लिया था। इस तरीके से कई सारे राजाओं का वंश हुआ बना था। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसके किसके बीच? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज हुआ था। राजपूत। हाँ, राष्ट्रकूट, हाँ, और पाल वंश, ये तीनों के बीच में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस राज्य को लेकर के? कन्नौज, है ना। कन्नौज के लिए क्यों लड़ रहा था? संसाधन से भरपूर था, है ना, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर था, उसके लिए क्या कर रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। समझ में आया बात? ठीक है, एक बात बताइए, सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? हाँ, महमूद गजनबी, है ना। हाँ, अफगानिस्तान का शासक था, वो आकर के सोमनाथ मंदिर को बेचा था, है ना। बहुत अच्छे। उसके बाद बताइएगा, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज का चौहान 1191 में फिर हुआ था, फिर दोबारा 1 साल बाद 92 में हुआ था, है ना। जो कौन सा जगह? तराइन, तराई जगह पर। तराइन, तराई। है ना। किसके साथ लड़ाई किया था? मोहम्मद गोरी से। पृथ्वीराज चौहान का सामना हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ में। ठीक है, 1191 में, और 1192 में वापस से झगड़ा हुआ था, जिसमें जीता था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीत गया था दूसरी बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा उनमें से उसके बाद उस चीज़ों को करने के बाद जो है आप लोग को थोड़ा सा बताया गया था चोल साम्राज्य के बारे में। तो चोल साम्राज्य में आपको बताए थे कि उसको विख्यात करने वाला व्यक्ति का नाम था राज राजा प्रथम। ठीक है, राज राजा प्रथम, जो उसको बड़ा बनाया था। उसी राज राजा प्रथम का ही उसका बेटा था, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, है ना। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम नाम था। कौची हुआ जी, है ना, राजेंद्र प्रथम। धूप खत्म हो गया, गेट खोल दीजिए तो पूरा। राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम नाम था। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। नौसेना को गठन कौन किया था? राजेंद्र प्रथम, है ना। अपने देश के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में, जैसे श्रीलंका हो गया, मध्य एशिया वगैरह में जा करके अपना कहीं ना कहीं अपने आप को फैलाया था, अपने राज साम्राज्य का विस्तार किया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। इन चीज़ों के बारे में देखे थे। फिर आपको बताए थे कि चोल साम्राज्य में प्रसिद्ध कला कौन सा था? कांस्य की मूर्तियाँ, है ना। कांस्य की मूर्तियाँ पूरे विश्व विख्यात था चोल साम्राज्य के अंतर्गत में। कांस्य की मूर्तियाँ बहुत विश्व विख्यात था। किसमें? चोल साम्राज्य में।
ठीक है। तो इसमें कई सारे बातों के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम कुछ शब्दों का जिक्र किए थे। शब्दों में क्या जिक्र किए थे? सबसे पहले शब्द का जिक्र किए थे ऊर का। ऊर किसे कहा गया था? किसानों का गांव। वो गांव जिसमें किसान लोग रहा करते थे उसको क्या कहते थे? ऊर कहते थे। क्या कहते थे? ऊर कहते थे। ऊर के बाद एक शब्द था नाडू। नाडू किसे कहा गया था? गांव का समूह। ढेर सारा गांव का समूह हो गया, उसको हम लोग नाडू कहते थे। क्या कहते थे? नाडू। नाडू के बाद था शब्द कौन सा था? नगरम। नगरम किसे कहा गया था? व्यापारियों का संगठन या व्यापारियों का समूह कह दीजिए। व्यापारियों का जो संगठन हो गया वहाँ पे क्या कह रहे थे उसको? नगरम कह रहे थे। क्या कह रहे थे? नगरम कह रहे थे। फिर हमारे पास था वेलन बगाई। वेलन बगाई क्या था? भूमि। हाँ, भूमि का टुकड़ा था जो गैर ब्राह्मण यानी कि किसानों का जो जमीन था, वो जमीन जो किसानों का अपना था, किसानों का अपने अधिकार का था, उस जमीन को क्या कह रहे थे? वेलन बगाई। क्या कह रहे थे? वेलन बगाई। और वो जमीन जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया था उसको क्या कहा गया था? ब्रह्मदेव। क्या कहा गया था? ब्रह्मदेव। और वो जमीन जो मंदिरों को दान दे दिया गया था उसको क्या कहा गया था? देवदान। और इसी का एक और नाम है तिरुनमटुकनी। क्या नाम था? तिरुनमटुकनी। ठीक है, तो तिरुनमटुकनी या देवदान, दोनों नाम स्पष्ट रखिएगा। एग्जाम में कौन सा आ जाए किसी को कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो दोनों पता होना चाहिए। तिरुनमटुकनी या देवदान, ये वो जमीन था जो मंदिरों को दान दिया गया था। कोई दिक्कत? ठीक है। उसका था शाला भोग। शाला भोग वो भूमि था जो स्कूलों को, विद्यालयों को दान दिया गया भूमि को क्या कहा गया था? शाला भोग। और लास्ट है हमारे पास कौन सा? पल्ली चंदनम, जिसमें जो क्या कहा गया था कि जो जैन साम्राज्य, जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में दिया गया था। ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया कब? चोल साम्राज्य के अंतर्गत। इन सभी के बारे में आप लोग क्या किए थे? देखे थे, समझे थे। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद जो है ना एक सभाओं की बात होती है। उस समय जो है ना चोल समय में कुछ सभाएं आयोजित की जाती थी। सभा अपने देश को चलाने के लिए, थोड़ा बढ़िया तरीके से गाँव को चलाने के लिए लोग सभा करता था। ठीक है, तो सभा में कुछ सदस्य भी आते थे। मतलब सभा करेगा तो सभा में कुछ लोग बैठेंगे ना, लोग रहते थे। जैसे अपने राज्य को या अपने गांव को बड़ा बनाने के लिए लोग जो है ना सभा का आयोजन करता था। जैसे आज भी लोग सभाएं करते हैं ना, जो मीटिंग चलते रहता है ना। नॉर्मल से एगो ट्रस्ट भी रहेगा ना तो वो भी महीना में या एक बार या महीना में 2 बार या हफ्ता में 1 बार मीटिंग करेगा, आपस में आएगा, मीटिंग करेगा कि भाई कैसे कैसे हम लोगों को ग्रो करवाना है। कोई ट्रस्ट भी रहेगा ना, छोटा मोटा कोई मंदिर का ट्रस्ट भी रहेगा ना, तो उसका मीटिंग चलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभा का आयोजन होता था। और वो सभा में कौन आता था? सभा के सदस्य बनने की कुछ क्राइटेरिया था कि जो व्यक्ति सभा का सदस्य होगा उसका उम्र 35 से लेकर 70 के बीच का होना चाहिए। पहली बात, उसके पास अपना ज़मीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई गरीब तरीब नहीं, उसका अपना ज़मीन है नहीं, वो सभा क्या करेगा? जिसके पास खुद का ज़मीन है नहीं, जैसे आपके पास भी ज़मीन हो तब ना आप अच्छे से सोच विचार करके काम कीजिएगा। आपके पास जब कोई है नहीं तो आपको रिस्क है ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला में आपका भी घर है, तो उस मोहल्ला में कोई सड़क निकलवाना हो, नाला निकलवाना हो, तो आप अच्छे से काम कीजिएगा, सोच समझ के बात कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसी मोहल्ले में आपका भी ज़मीन है, आपका भी घर है। लेकिन आप कोई दूसरा के मोहल्ला में जाइएगा जिससे आपको कोई खास मतलब नहीं है, वहाँ आपका ज़मीन नहीं है, क्या आप उतना फोकस है तो उसमें काम कीजिएगा? नहीं, क्योंकि आपका उसमें ज़मीन नहीं है ये नहीं। गड़बड़ो हो जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका है ये नहीं है कुछ, वहाँ पे आपको कुछ जा ही नहीं रहा है। लेकिन आपके मोहल्ले का बातचीत चलेगा ना तो आप सीरियसली कीजिएगा। क्यों सीरियसली कीजिएगा? क्योंकि आपका वहाँ पे नुकसान या लाभ जो है वहाँ पे, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, वही बात है। तो सभा का होता था, तो उसमें क्या था? सबसे बड़ी बात 35 से 70 उम्र होना चाहिए। उसके बाद वो उसके पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके पास उसका भी अपना ज़मीन वहाँ पे होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया उसके पास है तो वो व्यक्ति को सभा का सदस्य माना जाएगा, वो सभा का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया आपके पास। ठीक है, साथ में उसके बाद कुछ प्रशासनिक का अनुभव भी होना चाहिए, मतलब शासन प्रशासन कैसे चलता है, कुछ थोड़ा वो जानकारी हो। तो ये हालांकि आ जाता है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये काम के साथ आपका आ ही जाता है। ठीक है, अब सभा का सदस्य है तो सभा का कोई एगो व्यक्ति मुखिया बनेगा ना, तो मुखिया चुनने का क्या तरीका था? जितने भी सभा में लोग आए, 10 गो 15 गो 50 गो जो भी सभा में लोग बैठा हुआ है, उनमें से एगो को सभापति बनाया जाएगा। तो उसका चुनने का तरीका क्या था? जिसको भी बनने का मन है वो अपना हाथ खड़ा करेगा। अब जिसको उसको बनना उसको साइड में को नाम लेके आएगा, तो ताड़ का पत्ता लाएगा, सबका नाम लिख देगा, और नाम लिख करके वो बर्तन में डाल दिया। बर्तन में डाल दिया, अब कोई बच्चा के बुलाएगा, अब बाबू उसको बिस्कुट उसको देगा, कहेगा इनमें से कोई वो पर्ची निकाल दो। अब बच्चा जो भी पर्ची निकाल करके देखा, जिसका नाम रह गया वही व्यक्ति सभापति बन जाएगा, सभा का मुखिया जो कह दीजिए वो बन जाएगा। इस प्रकार से चुनाव होता था। चुनावी प्रक्रिया समझ में आया? कोई दिक्कत ना? ये आपको सुनने में जो अजीब लगे, लेकिन ये सब एग्ज़ाम में आएगा तो यही सब चीज़ें आपको लिखना होगा, यही चीज़ें होती है। ये कहानी हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं,
आपकी किताबों में जो चोल साम्राज्य में होता था वो सारी बातें कहानियाँ ये सब है। चुनाव का प्रक्रिया यही था। आज हम लोग वोटिंग करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीता। उस वक्त तुक्काबाजी चलता था, किस्मत चलता था, जेकर नाम आ गया वही बनेगा हीरो। ठीक है, तो किस्मत का गेम था। आज किस्मत नहीं चलता है, आज उसका मेहनत चलता है ना। काम अच्छा करेगा वोट उसको मिलेगा, नहीं करेगा तो गड़बड़ है फिर, समझे ना। थोड़ा किस्मत का भी योगदान है, बट मेहनत ज़्यादा रह गया आज के टाइम पे। इंसान अगर मेहनती होगा तो अच्छे से काम चल पाएगा। ठीक है, ये चुनाव का प्रक्रिया हो गया। अभी कुछ शब्द समझिए कल्हड़ के बारे में। एक इतिहासकार थे जो उनका नाम था क्या, कल्हड़। कल्हड़ जो है ना एक किताब का रचना किए थे, जिस किताब का नाम था राज तरंगिणी। किताब का नाम क्या था, राज तरंगिणी। कौन की लिखे थे, कल्हड़। राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा किताब लिखा गया। उस किताब में क्या था ना, कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में लिखा गया है। कि क्या लिखा गया है, हाँ, कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में लिखा गया। किस कौन लिखे हैं, कल्हड़। कौन सा किताब में, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी नामक पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में लिखा गया है। समझ में आया बात, पूरा का पूरा उसमें लिखा गया है। हम यहाँ पे वही चीज़ों को लिखे हैं। और वो लिखने का आधार क्या था, वो जो किताब लिखे हैं वो किताब लिखने का उनका आधार क्या था, शिलालेख। मतलब मान लीजिए जैसे कोई राजा है, कोई बड़का काम करने के, जैसे मंदिर बनवाया तो मंदिर आप नहीं देखते हैं कि पत्थरवा पे लिख देगा कि हम लिखे हैं, कब लिखा गया, नहीं लिखते हैं। या आजकल नॉर्मल आदमी को घरों बनाता है ना, तो घरवा में लिख देगा राज निवास, पंकज निवास, सुस्मिता निवास, मुखिया निवास, कुछ लिख देगा। इसे करके लिख रहता है ना, डेटो डाल देगा कि 2015 में बना है कि 2026 में बना है, जो भी लिख दिया, लिख देगा डेटो भी। डेट छोड़िए, मंदिर में कोई गेट लगा देगा से अपन नाम लिखवा देता है। सोचिए तो कितना खराब बात है। एगो मंदिर में यदि कोई गेट लगाएगा ना, इतनी कोई खिड़कियों लगाए, कोई ऐसा नीच टाइप आदमी होता है, नीच नहीं कहेंगे, इतना अजीब टाइप आदमी होता है कि एगो मंदिर में छोटा सा गेटो लगाएगा ना, ओकरा में अपना नाम चिपका देता है। देखे हैं सही, नहीं देखे होंगे, गांव में ज़्यादा इससे करता है लोग। एगो इतनी को गेट लगाया है खाली लोहा का, ओकरो में अपन नाम छाप दिया कि हम लगाए। ठीक है, तो नॉर्मल इतना करते तो राजा लोग महाराज लोग बड़ा बड़ा काम करता तो वो लोग क्या करता, पत्थर पे गुरवा करके लगवाता था अपने बड़ाई के चक्कर में, कि राजा जो है जिस राज्य में, जैसे राज्य का द्वार है ना, तो द्वारे पर बड़का वो लिखल रहता था कि जिस राजा के दरबार में आप घुस रहे हैं वो राजा कितना बड़ा तोप है, वो पूरा का पूरा उस पर लिखल रहता था। तो उसको पढ़ करके, नहीं तो उसमें जो है ना राजाओं का जो कार्यकाल चला, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चला था राजा का, किसको युद्ध को जीता नहीं जीता, वो सब जो किताबी दस्तावेज था ना, उन सभी को पढ़ करके, उन सभी के आधार पर साथ में लोग वहाँ के नगर में रहने वाले लोगों से बातचीत किए, बूढ़ा से बातचीत किया और उससे जानकारी इकट्ठा किए कि क्या क्या था। उस सभी चीज़ों को इकट्ठा कर करके और कश्मीर के इतिहास के बारे में उस किताब में लिख दिए। किताब का नाम क्या था, राज तरंगिणी। क्या नाम था, किसके द्वारा लिखा गया था, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा। किसके द्वारा, कौन लिखा था, कल्हड़ लिखा था। क्या लिखा था कल्हड़, राज तरंगिणी नामक एक किताब लिखा था, जिसमें किस चीज़ का वर्णन है, हाँ, कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में लिखा गया। समझ में आया, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक छोटा सा शब्द और आपको समझना है। एक और किताब है जिसका नाम है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम, क्या नाम लिखा हुआ है, पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम जो है ना, वो तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जो है ना 63 गो भगवान शंकर के भक्त का कहानी लिखा हुआ है। भगवान शिव जी का भक्त बहुत सारे हुए। तो जैसे होता है कि भाई माता वैष्णो देवी का कहानी देखे हैं, मूवी देखे हैं, नहीं देखे हैं जी, माता वैष्णो देवी नहीं देखे हैं, अच्छा ठीक है, कभी देखिएगा। उसमें वो भक्त रहता है, वो भक्ति का पूरा कहानी है। ठीक है, कैसे कैसे होता है, जो भी होता है। ठीक है, अभी जैसे अभी हम लोग का इधर जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा का पर्व चल रहा है। जगन्नाथपुरी के बारे में जानते हैं ना आप लोग, है ना, भगवान विष्णु का ही अवतार है भगवान जगन्नाथ, है ना। ऐसे लाल लाल देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है, हाँ। भूतों ने एक दिन में कौन सा मंदिर बनाया था, क्या बोल रहे हैं, भूतों ने एक दिन में कौन सा मंदिर बनाया था, भूतों ने, भूत ने भूत मंदिर बना दिया था। सर ये सर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, पता नहीं, हो सकता है, हमको नहीं जानकारी इसके बारे में। भूत मंदिर बना दिया, पत्थर से रात भर में तो बना होगा, लेकिन भूतवा बना देगा। यस सर, नहीं देखें सर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम रिसर्च करेंगे इस चीज़ पर, हमको लास्ट में याद दिला दीजिएगा। भूत मंदिर बना देगा, हम फिर देख रहे हैं भाई। खैर ठीक है ना। तो पेरिया पुराणम क्या है, एक ग्रंथ है। सुनिए, पहले आपका चैप्टर चल रहा है। पेरिया पुराणम क्या है, एक ग्रंथ का नाम है, जिसमें 63 गो भगवान शिव के भक्तों का कहानी लिखा हुआ है। ठीक है ना, कितने
63 गो भगवान शंकर के भक्तों का कहानी लिखा गया बस खाली, कि गरीब था, ये कर रहा वो कर रहा था, भगवान शंकर का पूजा किया, इसका ऐसे वैसे वैसे ये हो गया वो हो गया, है ना, उसको भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। ये भी कहानी इस तरीके से यहाँ वो कहानी सब पढ़ने को मिलेगा। तो 63 गो कहानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस किताब का क्या नाम है? पेरिया पुराणम। क्या लिखा हुआ है? पेरिया पुराण। हाँ, पेरिया पुराणम। समझ में आया बात? तो इस किताब का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि इस किताब को जब पढ़ा गया ना, इतिहासकार लोग जब इतिहास की रचना कर रहे थे तो इस किताब को देखे ना, तो इस किताब में जातिवाद दिखाई दिया। इसमें समाज के बारे में पता चला कि समाज कैसा था, है ना, जातियों में बंटवारा था, ये सभी चीज़ों को उसको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दिखा था कि इसमें ये जो है ना, समाज कई जातियों में बटा हुआ था उस समय। हम सवाल करेंगे, नहीं बताइएगा फिर गोली मारेंगे, ठीक है ना। जैसे कई जाति में बटा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे जो मजदूर हो गए, चमड़ा कर्मी हो गए, किसान हो गए, ये सब तरह के लोग साधारण तरह का जीवन जीते थे। चमड़ा कर्मी मतलब समझ रहे हैं, चमड़ा निकाल करके चमड़ा का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गाय वाय जानवर मर गया तो जानवर को उठा करके लेके जाएगा किनारे में और ले जा करके उसको काटेगा और काट करके उसके शरीर से चमड़ा को बाहर कर देगा। अब उस चमड़े से जूता बनाएगा, बेल्ट बनाएगा, ढोलक बनाएगा, नगाड़ा बनाएगा, तबला बनाएगा, डमरू बनाएगा, बैग बना दे, जो उसमें ज़रूरत के हिसाब से हो, नहीं तो फिर पानी वानी भरने के लिए बनाएगा। तरह तरह की चीज़ों को बनाता था, उसको चमड़ा कर्मी कहा गया। नॉर्मली उसको जो है ना चमार कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक, सुनने बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, बोलता नहीं लगता है, अजीब सा शब्द लगता है, लोग गलिया भी देता है इस तरीके से बोल बाल करके। लेकिन अब ये सब नहीं करना चाहिए, वो पहले का समय था, पता नहीं किस तरीके से संबोधन करने के लोग कैसे इस तरह का शब्द बना दिए। भगवान नहीं किया है सब कुछ, अब इंसान किया है, भगवान ही सब नहीं किए काम, ठीक है। समझ में आया बात? तो चमड़ा कर्मी जो है इस तरह का काम जो है, सब लोग साधारण जीवन जीते हैं। ये सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है? पेरिया पुराणम में। ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है हमें? पेरिया पुराणम में। कहाँ मिलता है? पेरिया पुराणम में, ठीक है। बस्ती गांव जो है यहाँ पे अलग, यहाँ पे जो है ना बस्ती और गांव थोड़ा सा अलग अलग बसा हुआ था। मतलब ये जैसे कुछ खास तरह के लोग जो जैसे नीचे वर्ग के लोग हुए ना, इनका गाँव अलगे था, अलगे जगह बसल था इनका गाँव। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के चैप्टर का बात था, वहाँ पे देखिएगा आप लोग का मतलब हो गया, चैप्टर आपका एक तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? 8 क्लास में। समझ में आया बात? तो कुल मिलाकर के चैप्टर था आपका। चैप्टर में कुछ आपको झलक दिखाया गया, कुछ राजाओं के बारे में, कुछ वंशों के बारे में झलक दिखाया गया। आपको बहुत ज़्यादा कुछ कोई स्टोरी नहीं बताया गया, शुरू से लेकर अंत तक बहुत बड़का बात नहीं बताया गया, बस झलक दिखाया गया है। आपको इसमें समझने में जितना समझ लेते समझ में तो काफ़ी चीज़ें आ गया होगा। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आपको हम समझा दिए। अब इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रटना है, रटने की बात ज़्यादा है और बहुत आसानी से रटा जाएगा। आपको हम बता रहे हैं, बस अभी जाइएगा, नोट्स बनाइए और बना करके अभी ही पढ़ना है, 7 दिन 6 दिन के बाद नहीं, अभी ताज़ी पढ़े हुए हैं, आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको माइंड पूरा कहानी अभी अच्छे से पता है। जहाँ लेट किए कहानी गड़बड़ा जाएगा। आपको बताना ना, पढ़ाई जो है वो ईंट दीवार बनाने के जैसा है ना। दीवार कैसे बनता है? हम लोग दीवार कैसे बनाते हैं? दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले मसाला भर डालते हैं और मसाला डालने के बाद क्या रखते हैं? ईंट रखते हैं। ईंटा रखने के बाद फिर मसाला भरते हैं ना जी। मसाला भर के फिर क्या करते हैं? ईंट। अब जरा एक बात बताइए कि हम मसाला अभी भर दें, है ना, इस पर मसाला अभी डाल दें और ईंटा रखे कल्हे आके, क्या दीवार चिपक पाएगा? ईंटा नहीं चिपक पाएगा। पढ़ाई वैसा ही है। अभी आपको के बॉडी के ऊपर, आपके माइंड पे गर्म नरम मसाला पड़ चुका है मेरे द्वारा। अब इसको वक्त रहते अगर ईंटा नहीं रखिएगा तब चिपक नहीं पाएगा। सुना है बात ना? फिर सूख जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा मेहनत करके इस एकरा पर या तो दूसरा मसाला डाले पड़ेगा ना, तो इसको उखाड़ के हटा के फिर मसाला भरे पड़ेगा, फिर चिपकावे पड़ेगा। फिर मसाला भरने का मतलब क्या? या तो वीडियो जाके देखिएगा ना तो हम फिर समझाएंगे, नहीं तो फिर कैसे हो करके आपको दोबारा मेहनत करके समझना पड़ेगा, फिर रटिएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मसाला सूखने से पहले ईंट क्या करना है? रख देना है। तो ईंटा रख देना है मसाला सूखने से पहले। समझ में आया बात? रखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको नोट्स देते हैं, अभी जितना लिखा जाए लिखिए, बाकी आराम से घर से ले करके ले आइएगा, कल तक में निपटा दीजिएगा चैप्टर को और कल तक अच्छे से पढ़ के आ जाइएगा, कोई दिक्कत। कल हम एक आध दो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन सबसे पूछेंगे कहीं से भी रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं ना। लीजिए ये जो है ना दे दीजिएगा उनको, ठीक है, घर से लिखवा के कल भेजिएगा। पीछे बढ़ा दीजिए दोनों को ज़रा।